ऑनरेबल माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर श्री कीर्तिवर्धन सिंह के स्थान पर सूचीबद्ध प्रपत्रों को सभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। नंबर 6 श्री शांतनु ठाकुर जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध प्रपत्रों को सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री संजय सेठ जी। सर, विद योर काइंड। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आपकी पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री भूपत राजू वर्मा जी। रेस्पेक्टेड स्पीकर, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध इस्पात मंत्रालय से संबंधित दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री पवित्रा मार्गेटा जी। ऑनरेबल स्पीकर, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11 श्री एम निवासुलू रेड्डी जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं आपकी अनुमति से 7वां प्रतिवेदन का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण जो आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन है और यह शहरी पेयजल पर विशेष बल सहित अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत की समीक्षा विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति 2025-26 को सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री पीसी मोहन जी। प्लीज श्री भास्कर बघेल जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं 2 दस्तावेज जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण हैं, इनके 53वें प्रतिवेदन और 54वें प्रतिवेदन को आज की संशोधित कार्य सूची में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 13 श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। श्री हिमाद्री सिंह, श्रीमती हिमाद्री सिंह। सर, आई राइज टू। माननीय सभापति महोदय, मैं आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन 401वें, 402वें, 430वें प्रतिवेदन को जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन हैं, उन्हें अब सभा पटल पर रखती हूं। नंबर 14 श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा द्वारा दिशा निर्देशों के 73 के प्रावधानों के अनुसरण में मैं आयुष मंत्रालय की राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा के संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 156वीं और 162वीं रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों पर विवरण में उल्लिखित क्रियान्वित स्थिति की सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री भूपत राजू वर्मा जी। रेस्पेक्टेड स्पीकर, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखता हूं। सर, आई राइज टू मेक। माननीय सभापति महोदय, मैं जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग के प्राधिकृत करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करता हूं। सर, आई विश टू मूव दैट दिस हाउस डू। माननीय सभापति महोदय, मैं सभा
पर जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के लिए समय को बजट सत्र 2026 के प्रश्न पहले भाग के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। क्या है? जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब शून्यकाल। What is your issue? क्या मामला है आपका? Speaker sir, thank you. माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह मामला उठाने की अनुमति प्रदान की और यह प्रदूषण से संबंधित है, जो हमारे प्रमुख शहरों में देश के अभी वो समस्या बहुत अधिक है। जो ज़्यादातर जो महानगर हैं हमारे देश के, वह एक जहरीली गैस के आवरण में अभी हैं और लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं उनको फेफड़े की बीमारियां हो रहा है और उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। लोगों को कैंसर भी हो रहा है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रसित हैं। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार और हमारे बीच इसके बीच में एक सहमति होगी। यह कोई विचारधारा से संबंधित मामला नहीं है और इस सदन में सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो वायु प्रदूषण के कारण बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार को कुछ ऐसे योजनाएं विकसित करनी चाहिए ताकि हम इससे कैसे निजात पा सकें, अपने बड़े शहरों को कैसे प्रदूषण मुक्त कर सकें। और हम यहाँ पर सरकार को सहयोग करने के लिए हमेशा उपस्थित हैं और इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा मामले नहीं हैं जहाँ पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक साथ सहमति पर हो और यह बहुत ही अच्छा विचार है। आपने बहुत सही कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शून्यकाल में कोई समय की कमी होती है तो आप उसमें इसके बारे में हम कुछ और भी कर सकते हैं। इसे संक्षिप्त रखिए। तो मुझे लगता है कि यह ऐसा मामला है कि जब सभी यह कहें कि सरकार और प्रतिपक्ष हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन हम देश को यह बता सकते हैं कि इस मामले में हम एक मत हो सकते हैं और एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ सदन में चर्चा करनी चाहिए। हम सभी को इस विषय पर जरूर चर्चा करनी चाहिए और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम यह ऐसी चर्चा न बनाएं कि हम एक दूसरे को गलत शब्द बोलें। How we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. Shri Kiran Rijiju ji. The Honorable Leader of the Opposition, Rahul Gandhi ji. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But we will, Please, the matter was brought in the BSC, so if let he us is take responding this on back to BSC. during 0 hour, you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. No, just wait. Government is always prepared to
have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSc, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. धन्यवाद धन्यवाद You have not done, and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if, instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there's no disagreement, there we say, listen, let us just talk about the future of the people. It is not a question of any blame game. I think so, Minister. किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है, और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया, और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है, इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रुख़्त नम, मोती की आब गुल की महक, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है, लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी, और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। श्री प्रभाकर रेड्डी। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to raise a matter of deep concern to lakhs of fishing families in Andhra Pradesh. So Andhra, with a coastline of 974 kilometers, being the second largest coastline, and our main economy with these fishermen families, as the whole country knows, with this blue economy, you can say most of the aqua and marine products are from Andhra Pradesh, and most of it is exported out of country. So there's the issue in this, regarding this in Andhra Pradesh. The fishermen families are there
there is a, actually there is one fisherman, Juvaldina and Isukapalli in Nellore district have faced repeated intrusions of mechanized steel boats from Puducherry and Tamil Nadu which enter Andhra Pradesh waters, destroy nets worth lakhs, seize their catch and cause frequent conflicts resulting in severe financial loss and insecurity for traditional fishermen of Andhra Pradesh. Sir, because of these pressures, many of our traditional fishermen now aspire to shift towards deep sea fishing, where they can operate safely and productively. Traditional families, this cost is simply beyond reach. As a result, even after inauguration of this Juvaldini fishing harbour, which Andhra Pradesh government has constructed, there are not enough deep sea boats to utilize the harbour fully. Fishermen are instead seeking support for medium-sized boats costing 60 lakhs, which are easier to operate and maintain. Because of the financial impact of these vessels, they are not able to buy these boats, which Tamil Nadu and Puducherry people are affording, and it costs about 120 lakhs, which creates a lot of damage to our fishermen community. And another thing, entry of mechanized boats and ensure real-time protection of traditional fishermen. Financial assistance and targeted support. Special financial package must be provided for AP fishing community, particularly to support the transition towards deep sea fishing, as the current fleet strength is insufficient to compete with neighboring states, and they are not the steel boats that the neighboring states are using. So, Honorable Speaker, Andhra Pradesh fishermen are hard working and vital to India's marine economy. They deserve safety, fair access to waters, better infrastructure and realistic pathway to deep sea fishing. I therefore urge the Honorable Minister. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन में अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर और विशेष रूप से सिवनी, जो कि विश्व प्रसिद्ध बाल नायक मोगली की कर्मभूमि रही है, जो पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, सिवनी का पेंच नेशनल पार्क पेंच नदी की तटवर्ती वन क्षेत्र और द जंगल बुक की प्रेरणा स्थली होने के कारण राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। दूसरी ओर बालाघाट में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बाघों का हार्ड ग्राउंड बारासिंघा की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य भारत की पारिस्थितिक व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। साथ ही सिवनी के मुंडारा गांव में देश की पवित्र नदी जीवंत कान्हा पेंच कॉरिडोर को लगभग अधिकतम क्षेत्र निर्मित करती है, जो वन्य जीवन संरक्षण और उससे जुड़े पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय जी, मेरा आग्रह है कि सिवनी, पेंच और कान्हा को विशेष टूरिज्म जोन घोषित किया जाए, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी तथा कान्हा के बिरवा एयर स्ट्रिप और पेंच के सुक्तरा एयर स्ट्रिप के संचालन में और पर्यटक को आसानी से क्षेत्र का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए मेरी यह मांग मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्री गुरजीत सिंह जी औजला, श्री गुरजीत सिंह औजला जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੰਗ ਮਿਹਨਤ ਪੱਟੀ ਮਖੂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਕੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਤਰੀ ਸਥਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਯਾਤਰੀ ਸਥਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਛੇ, ਔਰ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ DMU ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰਮਦਾਸ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ DMU ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਸ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਆਸ ਕਾਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ सर जैसे मेडिसिन दी मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं, जीरो आवर में एक ही विषय उठाया जाता है सर, हर रेलवे ही है, कई विषयों का समावेश इसको लिए रेलवे स्टेशन तो नया होना ही चाहिए, साथ में ये सर्किट भी कंप्लीट होने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रवींद्र नारायण बेरा जी। धन्यवाद स्पीकर साहब for giving put my views in 0 hour. Sir, I'm talking about my constituency Jajpur district. Jajpur is the headquarter of capital of past Utkal, Odisha Utkal. And it is famous for Buddhism and other ancient monuments, but it is also famous for textiles and handloom products. So there is a Tosar, special I'm talking about Tosar production, is a area of Sukinda area, lots of Tosar productions are there. There is a village called Gopalpur, it's my village, which from the ancient Chaitanya Mahaprabhu visited Odisha. Their community, they are settling there in the bank of river Brahmani. So Gopalpur is famous for sari, Tosar sarees. They are preparing beautiful sarees, utris and other related sub areas in Tosar. So my question to Honorable Minister of Textile and Handloom, whether the government has any proposal for branding, capacity building of weavers engaged with the Tosar weaving professor in Jajpur districts. By government to establish a district. That is my question to Honorable Minister. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Madam Sir. To the India Tourism Data Compendium 2025, West Bengal received 31 lakh international tourists in 2020 from previous year, making it the second highest recipient of foreign tourists in the country after Maharashtra. ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में बंगाल आज टूरिज्म सेक्टर में लीड कर रहा है। केंद्र के डेटा के अनुसार कोलकाता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी, इट्स वेमेन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। आज कल्चर से लेके क्विजीन तक, हेरिटेज से लेके फेस्टिवल तक बंगाल विदेशी पर्यटकों के लिए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। पर इसके बावजूद सर, आज भी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लोगों को आज अमेरिका, लंदन, वाया दिल्ली, वाया बॉम्बे, वाया बैंगलोर, वाया दोहा, दुबई आना जाना पड़ता है। सर 10-10 घंटे का लेओवर रहता है and the entire travel itinerary becomes expensive, tedious and very difficult for the passenger. Sir, कोलकाता एयरपोर्ट में टेक्निक एक्सेल जैसी एयरबस लैंड कर गई जो देश के और किसी एयरपोर्ट में लैंड नहीं कर पाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोलकाता एयरपोर्ट
is absolutely ready to accommodate and operate international flight. अध्यक्ष जी, इस मुद्दे को मैंने पहले भी सदन में उठाया था, लेकिन इस सरकार का बंगाल के प्रति इतना सद्भाव और प्रेम है कि बंगाल से रिलेटेड कोई भी जरूरी मुद्दा सर ये संज्ञान नहीं लेती है. दैट्स व्हाई दिस द सेकंड टाइम आई एम सेइंग. तो आपके माध्यम से मैं फिर से यही विनती करती हूँ कि कोलकाता से अमेरिका, लंदन, यूके, यूएस का डायरेक्ट फ्लाइट का बंदोबस्त किया जाए. कलकत्ता एयरपोर्ट को सर ट्रूली रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाए, और जिस तरह ये डेली पैसेंजर बंगाल में करते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स भी कर पाए, इस चीज का संज्ञान लें और इसको निश्चित करें. थैंक यू सर. श्री कोडी कुणाल सुरेश जी. Sir, an urgent matter of grave public concern regarding the ongoing crisis in the Employees Provident Fund (EPF) system, which is severely affecting. Sir, recent developments, policy ambiguities, and delays in processing settlement have created widespread anxiety among employees, particularly those from the unorganized and low-income sectors who depend on EPF, their primary social security. Mr. Chairman, sir, over the past months, beneficiaries have reported long delay in the claim settlement, technical glitches on the EPF. Sir, the unexplained rejections of withdrawal applications. Many employees, retired workers, and dependents are unable to access their rightful savings at time when house and loan liabilities are rising sharply, sir. Chairman, sir, additionally, the lack of clarity surrounding insurance crediting timeline, the slow rollout of the unified member portal, and unresolved disputes related to the higher pension option under the Supreme Court judgment have intensified confusion. Several pensioners are still awaiting confirmation or adjustment of their pension amounts, leaving them financially vulnerable. Chairman, sir, at a time when the economy is already burdening the working class with inflation, unemployment, and wage stagnation. Another 2-3 sentences I am coming. Such disruptions in the Provident Fund system amount to the unjust denial workers earned benefits. The EPF is not a government grant. It is hard-earned saving accumulated over decades, and any delay or mismanagement deeply harms social security millions of families. I therefore request Honorable Labour and Employment Minister immediately address the procedural delay and technical failures affecting EPF withdrawal and pension processing. Issue a clear public clarification and status of the higher pension scheme. Ensure accountability with the EPF to prevent recurrence of such a distress. Sir, the matter requires immediate attention of the House as it concerns. Sri Kalipat. No? मानवतान स्पीकर साहेब जोहार तेई नवा संसद रे मिटांग गणवान कथा लेरिना दावजाम खातिर साइसाज साधाविन for 30 seconds. Yes, sir. Sir, ensure accountability within EPF for prevent recurrence such a distress. This matter requires immediate attention of the House as it concerns financial security, dignity, crore and crore workers across the India. Thank you, ma'am. Sri Kalpet, thank you, Kherwal ji. Sri Kalpet, please. मानवतान स्पीकर साहेब जोहार तेई नवा संसद रे मिटांग आदि गणवान छाताम इदी कते गालमारावना दावजाम खातिर साइसाज सरहाविन चालदा गणवान कथा तो नवा कना जे हालेगे जहां तालमा सरकारे उछना कदाय जे नवोदय विद्यालय जहां इरेल गेल मोड़े गोटांग नवा भारत दिसम रे होय लागिदो कना मेनका आदि रस्कर रेना कथा केदा से सेचेत सारे रेना अंगीबार दो सनम को आगे मेना मेनखान दुख रेना कथा पश्चिम बांग्ला रे दो नवा इरेल गेल मोड़े गोटांग भितरे दो मेटांग हुंडे दो बाय ᱧᱟᱢ कदाय चलान सेरमा जहां बारगेल इरेल गोटांग नवोदय विद्यालय रेना कथा उछल लेना
लेना ओना ना मिटंग दो होयो कना इया जहां लोकसभा केंद्र ओना झाड़ग्राम और मिटंग दो होयो कना पूर्व बर्धमान रे अब साबानाम को के बन बटाया जे नवोदय विद्यालय तलाते दो पठुआ को जेरकम लासेर हतांग को तैयारोआ सेचेक सेते उनका के खेलोड सेते लाकचार सेते हों को पारुखिया ओना साव सावते जहां भारत दिसम रे जहां जतियारी थोक रेना बिनिड होयोआ ओना बिनिड रे उनको दो को जितकर रेना अइदर को हमेट दाड़िया ओनाते तालमा सरकार ठेन मानतान गमके आम तलाते इन लई सनाइन कना जे राज मालारे जहां इरेल गेल मोड़े गोटांग जहां भारत सरकार घोषणा कदाय नवोदय विद्यालय पश्चिम बांगला रे होना हुंड जाते नामाय और साव सावते झाड़ग्राम रे जहां नवोदय विद्यालय थापन रेना जहां कथा उयर भावना कना दोहयदा जोहार धन्यवाद। श्री मणिक्कम टैगोर जी। Sir, I'm here to raise an important issue on the NRGS issues related to Tamil Nadu and other states, sir. Yes, sir. This includes pending liabilities under both wage component as well as material component, resulting in 1. Non-payment of wages to rural workers for several months. 2. Accumulation of unpaid material bills, pushing small vendors, SHEs and rural suppliers into debt, sir. 3. Severe financial distress in village panchayat, which are unable to implement basic development works. 3, sir. Audit objections and recovery proceedings being initiated against state officials for delays being entirely caused by the union government's non-release of funds, sir. 5. Disruption of the statutory guarantee of 100 days work, violating the core objective of NRG Act, sir. In Tamil Nadu alone, over 2,000 crores of rupees remains pending for many months despite repeated requests from the state government, sir. Similar crisis has been reported from several other states, sir. This non-release of funds has paralyzed rural development activities, undermined Panchayat Raj institutions and caused widespread suffering for lakhs of poor people who are depending upon NRGS wages for survival, sir. This is an unprecedented man-made crisis. It strikes a federal structure, violates statutory obligations under NRGA and inflicts economic hardships on the most vulnerable citizens of our country, sir. Today, sir, when we are speaking here, in the Jantar Mantar, all the officials from BDOs to the clerks all across India are protesting for releasing of this fund, sir. I request the Honorable Minister to meet those demonstrating staffs who are the backbone of this whole rural development structure itself. The Honorable Rural Development Minister must meet them and address their grievances, sir. Because this government is against NRGS. Mr. Modi from the beginning has always been against NRGS because it was brought under the UPA government, which was guided by Mr. Sonia Gandhi ji. This scheme must be protected, sir. This anger of Mr. Modi against poor must stop, sir. Thank you, sir. But it's a demand-driven scheme, and if a state will submit your utilization certificate, definitely, and will raise demands that the government of India will supply. Shri Sanatan Pandey ji. माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपका ध्यान पूरा टाइम दिया। माननीय, जब देश आज़ाद था या देश जब आज़ाद हुआ था, 40 करोड़ के आसपास थी। उस समय जो है बलिया में ताजपुर रेलवे स्टेशन को स्टेशन का दर्जा था और गाजीपुर में गाजीपुर और रेवती बलिया को स्टेशन का दर्जा था। आज जब आबादी हमारी 140 करोड़ हो गई है, देश की आज़ादी का 78 साल बीतने के बाद इन दोनों स्टेशनों को जो है रेल स्टेशन से हटा करके रेलवे हाट बना दिया गया है।
इसकी मैं आपकी तरफ से मांग करता हूं कि देश की आबादी कोरोना में घटी नहीं है। आज देश की आबादी 140 करोड़ है। जनपद बलिया के रेवती स्टेशन और जनपद गाजीपुर के ताजपुर स्टेशन जो हार्ट के रूप में है, उसको पुनः स्टेशन का दर्जा दिया जाए, वहां पर टिकट काटने की सुविधा प्रदान की जाए। दूसरी तरफ सर, मैहर धाम को जाती है, वो ट्रेन कोरोना काल से पहले ईसुपुर मोहम्मदाबाद, कोरोना के बाद जो है उस ट्रेन का स्टॉपेज जो है करीमदीनपुर और ईसुपुर में बंद कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग करता हूं कि जो कोरोना काल से पहले कामानी एक्सप्रेस जो ईसुपुर और करीमदीनपुर में रुकती थी, उसको दोबारा आपके असर से दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सनातन पांडे जी, विषय आपका था उत्तर प्रदेश में चक्रवात पौधा का, तो आप अगर विषय बदलते हैं तो चेयर से अनुमति ले लिया करें। सर मैं दे दिया हूँ, लिख करके दिया हूँ। अच्छा, लिख करके दे दिया हूँ सर। नहीं, मेरे सामने तो आप पढ़ लीजिएगा नीचे सर। अच्छा ठीक। श्री दरोगा प्रसाद सरोज जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का ध्यान सबसे अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज और जनपद आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ की तरफ एक अत्यंत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, विगत माह में मेरे क्षेत्र के धान की फसल व्यापक स्तर पर नष्ट हो गई। किसान भाइयों ने बड़ी मेहनत से खरीफ फसल तैयार की थी, लेकिन लगातार अतिवृष्टि में उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, वर्षा के बाद सैनिक नामक एक कीट जो धान खड़ा था उसको भी काट करके जमीन पर फैला दिया, जिससे हजारों किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब तक न तो केंद्र सरकार की ओर से और न ही राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार के अनुदान राहत पैकेज का मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है। किसान पूरी तरह टूट चुका है। उनके सामने अगली बुआई का संकट भी खड़ा है। उन्नतशील बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और अतिवृष्टि के कारण गेहूं की बुआई भी काफी बाधित है। अतः ऐसे समय में मेरी मांग है, हुड्डा जी बैठ के बात करें। माननीय आपके माध्यम से इस प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान का संयुक्त सर्वेक्षण तुरंत करवाया जाए। दूसरी बात यह है, केंद्र और राज्य सरकारें मुआवजा उपलब्ध कराए। आगामी रबी फसल के लिए उन्नतशील बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसान पुनः खड़ा हो सके। किसान हमारे देश के माननीय किसान यदि वह संकट में है तो प्रदेश और दोनों संकट में है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को तत्काल गंभीरता से लेते हुए राहत कार्य सुनिश्चित कराएं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबका श्री छोटेलाल सर, आज लोक महत्व के मुद्दे मैं उठाना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र रावसगंज, सोनभद्र, चंदौली, चकिया, नवगढ़ वन विभाग द्वारा, रेंजर द्वारा गरीबों आदिवासियों का घर गिराया जा रहा है। पुश्तैनी वन की जमीन वन अधिकार के तहत पट्टा नहीं दिया गया, उल्टे उन्हें मार पीट कर उनको भगाया जा रहा है और जमीन छोड़कर भाग जाओ नहीं तो मुकदमा में फंसा देंगे। वन अधिकार कानून के तहत सोनभद्र में गरीबों, दलितों, आदिवासियों को नियमानुसार पट्टा नहीं दिया जा रहा है। वन अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वन अधिकार के तहत आदिवासियों को कब्जा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पट्टा दिया जाए और फिर से रीसर्वे कराकर सभी आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। मेरा आपसे ऐसा मांग है, यह कानून कांग्रेस पार्टी 2006 में
माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी से बात करके और वन अधिकार कानून लाया था कि आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को वन अधिकार के तहत पट्टा मिलेगा। लेकिन आज उल्टे उन्हें मार करके भगाया जा रहा है, जेल किया जा रहा है, और जो अन्य गरीब लोग हैं 75 साल रहा है, इसमें संशोधन किया जाए। धन्यवाद सर। डॉक्टर रिंकी एंड्रयू। The chairperson, before I raise a matter of public interest, I would kindly request you to allow me to speak on another subject, because the subject which I had mentioned, I had already spoken yesterday. So kindly allow me to speak on this very important subject. So through you, Mr. Chairman, I wish to draw the attention of the Ministry of Education regarding the state of affairs of one of the oldest central university in the Northeast, that is Northeastern Hill University. Sir, for 392 days, the present VC is absent from the university, yet he is drawing his salary, and it is also very unfortunate that this VC, Professor P.S. Shukla, continue to interfere with the day-to-day functioning of the university and putting the university in great distress. And therefore, I demand through you, sir, that this Vice Chancellor be removed. And I would also like to draw the attention of even the House that an inquiry team was conducted by the Ministry of Education. It's been a year, yet the inquiry report We've had incidents where, multiple incidents where there has been stone pelting on Ganesha processions, and of course there has been a big drug bust that happened in my own city with an MDA manufacturing incident, which not even our state police but outside of state police came and uncovered. So this is now having a direct impact on local economies, particularly in Hampi, which of course is our cultural center and what we draw of inspiration today for the entirety of Karnataka's heritage. So an alarming decline of nearly 80% in foreign tourists in Hampi over the last year has caused serious harm to local businesses there. And due to this, I would ask you, and through you urge the relevant ministries in the center to develop an integrated tourism framework, infrastructure framework that strengthens on-ground safety and security mechanisms in and around these tourist sites, and also the essential infrastructure that comes with it, sanitation, connectivity, accommodation, and in the same framework. Additionally, local communities can be engaged to build a responsible and inclusive tourism ecosystem. So such immediate action will definitely help, as we have lost much of our confidence in the state's ability, especially concerning law and order, and these multiple incidents which are economies is a matter of serious concern, and the centre's urgent intervention in this matter will be much appreciated. Thank you very much. Thank you. Shri Tanuj Punia ji. Shri Tanuj Punia. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सर, मैं आपके माध्यम से खरबूजे की खेती करने वाले किसानों की पीड़ा को आज सदन में रखना चाहता हूं। और आसपास के क्षेत्रों में खरबूजे की खेती बहुत भारी संख्या में लोग किसान करते हैं, लेकिन सर उनकी समस्या ये है कि एक जो सबसे मीठा खरबूजा आता है वो ताइवानी वैरायटी का आता है। यहाँ दिल्ली तक जो लोग मीठा खरबूजा कहते हैं, मीठा वाला खरबूजा लेके आना,
वो सर ताइवानी वैरायटी का होता है, ताइवानी बीज की इसमें आवश्यकता होती है। पिछले वर्ष सर लगभग 3 क्विंटल से ज़्यादा ताइवानी बीज की खपत केवल बाराबंकी में हुई थी। लेकिन इस वर्ष सर क्योंकि 1,06,000 रुपये प्रति किलो का ये बीज मिलता है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी सर, और 2 लाख तक भी इसका ब्लैक में इस बीज बेचा गया। प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं, उनने रेड करी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म करवाई। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी थी जो ये बीज बेच रही थी वो पूरे के पूरे बाराबंकी से विड्रॉ कर गई सर। उन्होंने कोई 1 क्विंटल के आगे नहीं बेचा सही MRP रेट पे। जो ब्लैक मार्केट में 2 लाख रुपए तक देने को तैयार था, सिर्फ उसी को मिल रहा था। उसके बाद भी सर नकली बीज मिलने की बहुत कंप्लेन आई। उसके बाद पहली बार पिछले वर्ष देखा गया सर कि एक नया विल्ट वायरस होता है जो खरबूजे की फसल, इसको सर कहते हैं फ्यूजेरियम विल्ट वायरस। तो इतना नुकसान किसानों को हुआ इसमें, और क्योंकि सरकार से बोला गया कि कुछ मुआवजा या बीमा की राशि किसानों को दी जाए, लेकिन उन्होंने नीतिगत विषय बता करके इसको खारिज कर दिया गया। माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि ये खरबूजे की खेती करने वाले और तरबूज की भी सर खेती करने वालों को ये बीमा और मुआवजे के दायरे में इसको लाया जाए, ताकि आने वाले समय में इनको परेशानी ना हो। और जो प्राइवेट कंपनी ये ताइवानी बीज, जो भी ज़रूरत का बीज है और जितनी ज़रूरत हो किसान की, उतना देने का कुछ प्रावधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री गणेश सिंह जी, श्री गणेश सिंह पुरोहित जी। चेयरमैन सर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र ओडिशा में झारसुगुड़ा जिले में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे वेदांत, रोंगटा, भूषण पावर एंड स्टील, MSP मेटालिक्स और अल्ट्राटेक द्वारा किए जा रहे गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों एवं श्रमिक कानूनों के खुलेआम हनन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारसुगुड़ा को उड़ीसा का पावर हाउस कहा जाता है, परंतु आज यह क्षेत्र अत्यधिक वायु प्रदूषण, दूषित जल स्रोत और तेजी से गिरते भूजल स्तर के कारण गंभीर जनस्वास्थ्य संकट का केंद्र बन चुका है। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संगठन द्वारा निरंतर शिकायतें के बावजूद न राज्य और न ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रभावी कार्रवाई कर पाए हैं। नागरिक के गंभीर आरोप कि कुछ अधिकारियों और औद्योगिक के बीच मिलीभगत के चलते निरीक्षण रह गया है और उद्योग मनमाने तरीके से पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के अतिरिक्त इन उद्योग में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों और जिले के श्रमिकों को बिना पंजीकरण, बिना वैधानिक अनुमति और बिना सुरक्षा मानक के लगाया जा रहा है, जो श्रम कानून और इंटरस्टेट वर्कर्स एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। स्थानीय मजदूर की भागीदारी न्यूनतम स्तर पर है, जिससे स्थानीय युवाओं के रोजगार अधिकार गंभीर रूप में प्रभावित हो रहा है। कई इलाके में श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपकरण के करने को मजबूर किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में प्रदूषण, धूल, दूषित जल और श्रम कानून उल्लंघन के बच्चों, बुजुर्ग तथा ग्रामीणों समुदाय पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव डाले हैं। अतः मैं केंद्र सरकार के आग्रह करता हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर पर्यावरण एवं श्रम कानून उल्लंघन की व्यापक जांच कराई जाए। दोषी औद्योगिक पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। श्रीमती मंजू शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो कि देश में चारागाह की भूमि, वन भूमि, नगर पालिका, नगर निगम की भूमि, विकास प्राधिकरण की भूमि और अन्य विभागों की भूमियाँ राज्य में लेकर के
अनऑथोराइज कॉलोनियाँ काट दी हैं, जिस पर लोगों ने मकान भी बना लिए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि देश में ऐसी कितनी भूमि है और राजस्थान की इस प्रकार की भूमि कितनी है जिस पर अतिक्रमण कार्यों ने कब्जा करके पट्टे काटकर कॉलोनियाँ बसा दी हैं। सरकार को मैं अपनी भूमि को चिन्हित कर और अतिक्रमणधारियों से बचाना चाहिए ताकि वे भूमि जनहित के काम में आ सके और जमीन खरीदते अपने जीवन भर की पूंजी लगा के उससे उनको बचाया जा सके कि बाद में बड़ी परेशानियां आती हैं। मेरी मांग है आपके माध्यम से सरकार से कि राज्य की भूमि हो या केंद्र की भूमि हो, सरकार को अपने संरक्षण में लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रानी श्री कुमार। எங்களுடைய திராவிட மாடல் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 4.5 ஆண்டு காலத்தில் இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்துள்ளார்கள். இன்று வரை 3935க்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளது. திருக்கோயில்களுக்கு சொந்தமான 8024 ஏக்கர் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளன. பழமையான 352 திருக்கோயில்களின் மேம்பாட்டு பணிக்காக சுமார் 560 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொன்மையான 76 திருக்கோயில்களில் குடமுழுக்கு நிறைவு பெற்றுள்ளது. இந்த ஆட்சியின் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாக 150 ஆண்டுகளாக நடத்தப்படாமல் இருந்த தேர் திருவிழாக்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. திருக்கோயில் அன்னதான திட்டத்திற்காக ஆண்டுதோறும் கிட்டத்தட்ட 120 கோடி 65 லட்சம் பக்தர்கள் இத்திட்டத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் மக்கள் அமைதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் தங்கள் வழிபாட்டு முறைகளை பின்பற்றுவதற்காக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்துள்ளார்கள். அதன்படிதான் இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் தமிழ் கடவுளான முருகருக்கு எவ்வாறெல்லாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்ற வழிபாட்டு முறைகளை தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய எங்களுக்கு யாரும் கற்றுத்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கருதுகிறேன். தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஒற்றுமையுடன் இணக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அமைதியான சூழ்நிலையில் சில மதவாத சக்திகள் மதத்தின் பெயரால் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி மக்களை பிரித்து அமைதி பூங்காவாக விளங்கி கொண்டிருக்கிற எங்கள் தமிழ்நாட்டில் கலவர பூமியாக மாற்ற முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரிக்கும் மதவாத சக்திகளை என்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் நுழைய விட மாட்டோம். தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பற்ற கட்டமைப்பை எங்களது மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். மற்ற மாநிலங்கள் இதையெல்லாம் பின்பற்றுமா ஒன்றிய அரசு? பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைதி பூங்காவா already see it. No. During 0 hour, I think so you are well aware. Sir, during you. Sir, thank you. Sir, we have just kindly conclude. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகர் சிரித்தால் திருத்தணியில் மட்டுமல்ல இந்த டெல்லியிலும் எதிரொலிக்கும் என்பதை நாங்கள் ஆணித்தரமாக கூறிக்கொள்கிறோம். மதவாத சக்திகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். நன்றி. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me the opportunity. Sir, I wish to invite the attention of this August House, one of the important meetings which had happened 100 years ago. Two great souls of our country, Mahatma Gandhi ji and Sri Narayana Gurudeva, met in 1925 March 12 in Shivagiri. That was a great meeting of Mahatma Gandhi ji with Sri Narayana Gurudev at Shivagiri, created a big impact in entire Kerala society, not only Kerala society, South Indian society. To Shivagiri during the Vaikam Satyagraha, a struggle against caste discrimination. There he met Sri Narayana Guru, who had already shaken our foundation of caste inequality with the message, one caste, one religion, one God for men. Uru Jadi, Uru Madam, Uru Deva Manushane. ഇതായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം. Honorable Chairperson, sir, this meeting was simple
but it was powerful. Two great men sat together and spoke about the biggest questions of their time: untouchability, equality, education, dignity. Become a turning point in India's fight for social justice, sir. When Gandhiji asked whether the scriptures justified untouchability, the Guru said clearly no. When Gandhiji spoke of different castes, Guru replied with leaves may be different size, but they all taste the same. Superiority. It touched Gandhiji deeply and changed the way India looked at equality. Sir, Gandhiji spent the night at Shivagiri. He saw children of all castes studying together, growing together. He said it was one of the greatest privileges of his life to meet and learn from him. This meeting was not just a moment in history. It was India's moral compass. Freedom means nothing without equality, and that social reform is important as a political independence. Sir, my request to the government is that to honor his historical centenary by issuing a commemorable, prestigious stamp and a commemorable coin, making the Gandhi Srinarayana Gurudev meeting. This is one of the sir, Jadibedam Madatwesham, Edumillada Sarvarum, Sodaradivina Vaduna, Madriga Rajyamanid. Sir, Gurudevande philosophy, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്നും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സാർ. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള സാർ, ഇത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകനായിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും അതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് നയിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയും കൂടെ ആ രണ്ടുപേരുടെയും മീറ്റിംഗിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാമ്പും ഒരു കോയിനും വേണമെന്നുള്ളതാണ് സാർ പറയുന്നത്. സാർ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ താങ്കളിലൂടെ. Chairman sir, I want to raise a very important issue where one state has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Their ministers are making statements against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed to light the lamp, sir. Sir, my issue is, if there is the Stalin Sarkar, their court came down heavily, the Stalin Sarkar. I have given I would like to put it on record. To your party member also. Why the police is acting in this manner? I have given an opportunity Why the to your Hindus party are member stopped? also. Sir, He was allowed to Justice raise. G.R. Swaminathan did not mince words. You can't He stop. said the state has shown willful disobedience of the order. And contempt has been committed, sir. If I have given a permission, sir, the order has been breached, sir. Sir, the order has been breached. The contempt has been committed. Sir, the issue is today, while the Ram temple issue came, or the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparan Kundram temple. Sir, why did not they allow the lighting of the सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.